सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, उसकी पेज नंबर 42 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज। तो एक्सप्रेशन बनाना है, वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। ए वाला है, द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक. Rahim supplies 9 kg of mangoes each day from his orchard and Sham supplies 11 kg of mangoes each day from his orchard to this market. Find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. तो भैया एक मार्केट की बात हो रही है जहां पर रहीम रोजाना 9 kg मैंगो सप्लाई करता है, श्याम रोजाना 11 kg मैंगो सप्लाई करता है। ये मार्केट सातों दिन खुली रहती है, काम करती है। तो बताओ पूरे हफ्ते के अंदर वो लोग कितना मैंगो सप्लाई कर रहे हैं मार्केट को। तो टोटल जो मैंगो सप्लाई हो रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे? भाई रहीम जितना सप्लाई कर रहा है वो प्लस श्याम जितना सप्लाई कर रहा है वो। हफ्ते में सातों दिन मार्केट खुली रहती है, यानी 7 दिन वो सप्लाई करेगा। रोज़ाना 9 kg सप्लाई कर रहा है, ये रहीम की बात हो गई। प्लस 7 दिन श्याम भी सप्लाई कर रहा है और रोज़ाना 11 kg सप्लाई कर रहा है। तो ये बन गया। अब इसको देखो, दोनों तरफ 7 है हमारा, तो 7 कॉमन ले सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 9 + 11, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 20, 7 2 14 आ जाएगा 140। तो अब एक लाइन लिख देना, अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय रहीम एंड श्याम इन अ वीक इज 140 kgs। बी वाला है, बिंदु अर्न्स ₹20,000 पर मंथ, शी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट, 5,000 ऑन फूड एंड 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ। व्हाट इज द अमाउंट बिंदु विल सेव बाय द एंड ऑफ अ ईयर। अब देखो हर महीने बिंदु कितना कमा रही है, 20,000। इसमें से 5,000 का वो रेंट दे देती है, 5,000 फूड पे खर्च कर देती है और 2,000 दूसरे खर्चों पे उसका खर्च हो जाता है। ये एक महीने की कहानी है। आपको बताना है कि कितना वो सेव कर पाएगी साल के अंत तक। तो भाई पहले ये देखो कि एक महीने में वो कितना बचा पाएगी। तो इसको देखो हम पार्ट वाइज करेंगे। पहली बात तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। मंथली इनकम है ₹20,000। मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, खर्चा कितना हो रहा है, टोटल वो निकाल लो। 5,000 खर्च हो रहा है रेंट पे, यानी किराया दिया जा रहा है। 5,000 फूड पे और 2,000 और दूसरे जो खर्चे हैं वहाँ पर चला जाता है। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 5,000 + 5,000 + 2,000, ₹12,000। 20,000 कमा रही है, 12,000 खर्च कर दे रही है। सेव कितना कर रही है एक महीने का बताओ। मंथली सेविंग 20,000 में से 12,000 जो उसने खर्च कर दिया उसको निकाल देंगे तो आगे ₹8,000। एक महीने में 8,000 रुपये वो बचा रही है। आपको बताना है साल के अंत तक, यानी पूरे साल में वो कितना बचाएगी। तो एक महीने का ये, साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो ईयरली सेविंग हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाई 8,000, 12 8 96, तो आ जाएगा ₹96,000। अब एक फाइनल लाइन आप लिखोगे, बीनू विल सेव ₹96,000 बाय द एंड ऑफ अ ईयर। तो ये प्रॉपर इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको दिखाना है। ऐसा नहीं सारी चीज हवा में एक बार में ही बना दिया एक्सप्रेशन। जहां एक बार में बन जा रहा है एक्सप्रेशन अच्छी बात है, जहां कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो अलग अलग लिख के पहले थोड़ा समझ लो। इससे गलती होने की भी चांस कम होगी और दिखने में आंसर अच्छा लगेगा, यहाँ क्या क्या चीज़ हमने कैसे की। सी वाला है, ड्यूरिंग द डे टाइम ए स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट। दिन के टाइम में एक स्नेल क्या करता है, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। एक पोस्ट है, कोई ऊंची सी चीज़ है खंबे जैसी, उस पर वो चढ़ता है। तो दिन के टाइम में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट वाइल एस्लीप एक्सीडेंटली स्लिप्स डाउन बाई 2 सेंटीमीटर। रात के टाइम जब वो सो जाता है तो धोखे से वो 2 सेंटीमीटर सड़क के नीचे आ जाता है। भाई चढ़ते चढ़ते दिन भर तो चढ़ा, वो रात में सो गया तो सरकते हुए वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया। अब जो पोस्ट है वो है 10 सेंटीमीटर हाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचा पोस्ट है। एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप, और उसके ऊपर कोई डिलीशियस एक मजेदार सी चीज़ है उसके खाने की, उस पोस्ट के ऊपर रखी है। इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट। कितने दिन में स्नेल को वो ट्रीट मिल जाएगी। तो जैसे मान लो ये पोस्ट है और यहाँ पर ये स्नेल है। ये पोस्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। स्नेल क्या करता है, दिन में तो ऊपर चढ़ता है, 3 सेंटीमीटर ऊपर गया। रात में जब सो जाता है तो सड़क के 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, यानी 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो ओवरऑल वो पूरे दिन के अंदर कितना चला, भाई 3 सेंटीमीटर ऊपर गया था, 2 सेंटीमीटर रात में नीचे आ गया, तो एक दिन के अंदर ओवरऑल 1 सेंटीमीटर ही ऊपर गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, रात में 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो पूरे एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर गया। सिंपल सी बात। अब इसके बाद अक्सर लोग गलती करते हैं कि भैया एक दिन के अंदर वो 1 सेंटीमीटर जा रहा है तो 10 सेंटीमीटर का पोस्ट है, 10 सेंटीमीटर उसको चढ़ना होगा तो 10 दिन लगेगा। लेकिन ये बात नहीं है। फिर क्या बात है, देखो होगा ये कि 7 दिन के अंदर वो कितना चलेगा, 7 सेंटीमीटर। जैसे मान लो यहाँ वो पहुँच गया। अब अगले दिन जब वो चलेगा तो दिन में वो 3 सेंटीमीटर जब चलेगा तो वो ऊपर पहुँच जाएगा ना, ट्रीट मिल जाएगी, खा लेगा। तो ट्रीट कब मिलेगी हमको ये बताना है।
तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? पहले तो ये बताएंगे कि एक दिन के अंदर ओवरऑल वो कितना ऊपर जा रहा है। 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, टोटल एक दिन के अंदर वो 1 सेंटीमीटर गया। तो 7 डेज के अंदर वो 7 सेंटीमीटर चला जाएगा। 8th डे क्या होगा, वो दिन में जब चलेगा तो 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा। तो जहाँ ट्रीट है वहाँ मिल गई, काम हो गया। तो ऐसे हम आंसर देंगे। चलिए देते हैं। तो आप पहले लिखोगे डे टाइम क्लाइंबिंग, दिन में कितना क्लाइंब कर रहा है 3 सेंटीमीटर। नाइट टाइम स्लिपिंग, रात में कितना स्लिप कर रहा है 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर नीचे सरक के आ गया, तो ओवरऑल 3 - 2, यानी कुल मिला के पूरे एक दिन के अंदर वो 1 ही सेंटीमीटर मूव किया। तो आप लिखोगे नेट अपवर्ड मूवमेंट इन 1 डे। तो कुल मिलाकर ऊपर कितना जाएगा एक दिन में ये बता दो। 3 सेंटीमीटर ऊपर गया था, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो ओवरऑल 1 सेंटीमीटर वो ऊपर की तरफ जाएगा एक दिन के अंदर। देयरफॉर नेट अपवर्ड मूवमेंट इन 7 डेज इक्वल हो जाएगा 7 × 1 इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो 7 दिन के अंदर वो 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। ऑन 8th डे स्नेल विल क्लाइम 3 सेंटीमीटर। 8वें दिन क्या होगा, स्नेल 3 सेंटीमीटर क्लाइम कर जाएगा, 3 सेंटीमीटर और चढ़ जाएगा और वो टॉप पे पहुंच जाएगा। सो इन 8 डेज स्नेल विल गेट द ट्रीट। तो 8 दिन के अंदर उसको ट्रीट मिलेगा। सी वाला पार्ट हो गया। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मेल्विन रीड्स अ 2-पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूजडेज एंड सैटरडेज। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स। मेल्विन 2 पेज की एक स्टोरी रोजाना पढ़ती है सिवाय ट्यूसडे और सैटरडेज के, यानी हफ्ते में 5 दिन पढ़ती है, 2 दिन नहीं पढ़ती। कितनी स्टोरी वो कंप्लीट कर लेगी 8 वीक्स के अंदर? अब यहाँ पर आप ध्यान दो, आपको ये नहीं पूछ रहा कितना पेज वो पढ़ लेगी, बल्कि पूछ रहा कितनी स्टोरी वो कंप्लीट कर लेगी 8 वीक्स के अंदर। क्योंकि मेल्विन एक दिन में 2 पेज पढ़ती है और वो 2 पेज एक की स्टोरी बनाते हैं, यानी एक स्टोरी 2 पेज की होती है। तो अगर पेज पूछा होता तो दूसरी तरह से हम काम करते हैं। स्टोरी का पूछ रहा है ना, तो एक दिन में कितनी स्टोरी पढ़ रही है, एक स्टोरी पढ़ रही है, और वो स्टोरी 2 पेज की है, और ट्यूसडे और सैटरडे को पढ़ती नहीं है। यानी एक हफ्ते के अंदर वो 5 दिन पढ़ेगी रोजाना एक स्टोरी। तो कितना हो जाएगा, एक हफ्ते में 5 स्टोरी हो जाएगी ना, रोजाना एक स्टोरी पढ़ रही है। 8 वीक्स का पूछा है तो 5 × 8, यहाँ से आ जाएगा 40। यानी 8 वीक्स के अंदर टोटल वो 40 स्टोरीज पढ़ेगी। विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब दिस सिनेरियो। तो नीचे जो एक्सप्रेशन आपको दिए हैं उनमें से किसको ये डिस्क्राइब कर रहा है? इसका आंसर आप कैसे दोगे? देखो पहले तो आप ये वैल्यू निकालोगे कि 8 वीक्स के अंदर वो कितनी स्टोरी पढ़ रही है। स्टोरीज कंप्लीटेड इन अ वीक, ये कितना हो जाएगा 5। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। देयरफॉर स्टोरीज कंप्लीटेड इन 8 वीक्स, 8 × 5 आ जाएगा 40। तो ये वैल्यू है। अब देख लो किस एक्सप्रेशन से ये वैल्यू निकल रही है। ए वाले की बात कर ले, 5 × 2 = 10, 10 × 8 = 80, यहाँ से आएगी वैल्यू 80। बी वाला देखो 7 - 2 करोगे आएगा 5, 5 × 8 आ गया 40। तो बी वाला मैच कर रहा है कि नहीं? सी देख लो, 8 × 7 = 56, ये मैच नहीं करेगा। 7 × 2 = 14, 14 और 8 आपका 112 होता है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। ई वाला देखो, ये पूरा एक टर्म है, फिर अगर हम प्लस लगा दे तो -2 दूसरा टर्म है। 7 × 5 आपका 35 आ जाएगा, प्लस -2, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 33। एफ वाला देख लो, 7 और 2 ऐड करोगे 9 आ जाएगा, 9 × 8 = 72 होता है। जी वाला देखो, यहाँ देखो 8 कॉमन है, तो 8 हम बाहर निकाल लेंगे और 7 - 2 हो जाएगा, तो 8 × 7 - 2 आपका 5 होता है, 8 × 5 = 40। एच वाला देख लो, 7 - 5 आपका 2 होता है, 2 × 8 आ गया 16। तो 40 कहाँ कहाँ आया? एक बी में आया, दूसरा जी में आया। ये तो एक तरीका हो गया कि जो एक्सप्रेशन दिया था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली और कंपेयर कर लिया अपने आंसर से जो हमने निकाला था 40, कि कहाँ पे 40 आ रहा है। बिना सॉल्व करे भी आप चीजें कर सकते थे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 40 कैसे आया था, 8 और 5 मल्टीप्लाई करके। अब ए वाले में देखो 8 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ देखो 7 - 2 आपका 5 होता है, 5 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए 40 आ रहा है। 8 5 मल्टीप्लाई होकर 40 आएगा ना, 8 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नहीं हो सकता। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, देखो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये वाला आप थोड़ा देख लेते, 7 × 5 = 35, -2 33 होता है। एफ वाले में देखो 7 + 2 9 हो गया, 9 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 और 8 का मल्टीप्लीकेशन 8 और 5 के बराबर कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। फिर जी वाले के अंदर जब आपने ब्रैकेट लगाया और 8 को बाहर निकाला तो यही 8 × 5 आ रहा था, इसीलिए वैल्यू सेम आई है। एच वाले में देखो 7 - 5 करो आएगा 2, 2 × 8, ये कहाँ से बराबर हो सकता है 8 × 5 के? तो देखा एक आध में ही हमको वैल्यू निकालनी पड़ी, बाकी तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन देख के ही बता सकते थे कि क्या आएगा क्या नहीं। तो आप लिखोगे एक्सप्रेशंस बी एंड जी डिस्क्राइब्स दिस सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अलग अलग तरीके से इन एक्सप्रेशन को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए ए वाले की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो पॉजिटिव वाले नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 इससे पहले प्लस का साइन है ना, 7 9 इनको आपस में ऐड कर लो। फिर जो निगेटिव वाले नंबर है 2 से पहले माइनस है तो ये निगेटिव, -2 -4 -6 -8 -10 इनको इनकी वैल्यू निकाल लो। फिर जो आए दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि सबको ऐड ही करना है अल्टीमेटली।
तो ए वाले में जो पहला तरीका है वो ये हो सकता है कि सारे पॉजिटिव नंबर एक साथ लिख लो और सारे नेगेटिव वाले एक साथ लिख लो। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब पॉजिटिव वाले सारे ऐड कर लो। 1 + 3 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 हो गया। फिर नेगेटिव वाले कैसे करोगे? अच्छा देखो, हम ऐसे कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर तो क्या होगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है ना, तो साइन बदल जाएगा। -2 का 2 हो जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा, इसी तरीके से +6 +8 और +10। तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस, इन सब को ऐड कर लो तो आएगा 30। 25 - 30 आपका -5 होता है। नहीं समझ पाते तो ऐसे कर लो, +-30। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐड होगा तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, साइन बड़े का लगेगा। 30 - 25 5 होता है, 30 बड़ा है उससे पहले माइनस का साइन, तो आंसर हमारा -5 आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि दो का पेयर बनाते हुए चलते हैं, जैसे 1 - 2 ये हो गया, +3 - 4। अब देखो यहाँ ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है ना, तो ब्रैकेट लगाने की वजह से साइन नहीं बदला। ऊपर भी देखो 3 - 4 था, यहाँ भी 3 - 4 है। अगर माइनस साइन होता तो फिर हमको ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज करना पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट लगाने और हटाने दोनों में ही जो साइन पहले रहा होगा वो बदल जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। 1 - 2 करोगे तो आएगा -1, 3 - 4 करोगे यहाँ से भी -1 आएगा, सब जगह से -1 आ रहा है। तो ये 5 आपके -1 है। टोकन मॉडल से याद करो, -1 का मतलब एक नेगेटिव टोकन, तो यहाँ 5 है, टोटल आ जाएगा -5। अब ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो कि -1 कितने हैं, 5 है ना, तो 5 टाइम्स -1 हम कह सकते हैं, यानी 5 × -1। तो 5 1 5 होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर आपका -5 आ जाएगा। तो ये दो तरीके से हमने ये ए वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। अब बी वाला देख लो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ही करते हैं, इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का ऐसे ऐसे करके पेयर बना लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो 1 - 1 ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, +1 - 1। अब क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, बस ब्रैकेट लगाना है, लगा दिया हमने। 1 - 1 0 होता है, तो सब जगह 0 आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आपका 0 ही आएगा। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, वही जैसा हमने ऊपर किया था, सारे पॉजिटिव नंबर को एक साथ कर लो, जैसे 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 1 1। तो 1 यहाँ पर कितने हैं, 5 है ना, तो 5 × 1 कर सकते हैं, प्लस -1 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 आपका -1 भी है, तो 5 × -1 ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 1 5 प्लस 5 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ से भी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बाय रीजनिंग। तो यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ रीजनिंग लगा के क्या हो सकता है कंपेयर करो डायरेक्टली। मतलब थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल पूरी वैल्यू निकालनी नहीं है। ए वाला देखो, 49 - 7 + 8, 49 - 7 + 8 बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो भैया ये तो इक्वल होगा। सेकंड वाला देखो, 83 × 42 फिर -18 है, 83 × 40 फिर -18 है, दोनों से ही 18 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस पे ध्यान दो, 83 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 83 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है, बताओ किससे बड़ी वैल्यू मिलेगी हमको। ऑब्वियसली 83 × 42 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, और दोनों से सेम चीज ही सब्सट्रैक्ट हो रही है, 18 ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब आप पहले ये बताओ कि अगर हम 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करें तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, कि 4 - 2 करें तो बड़ी वैल्यू मिलेगी। 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करोगे आएगा 3, 4 में से 2 करोगे तो आएगा 2। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि अगर सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो जिस नंबर में से सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है वो नंबर अगर बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी। बी वाले में देखो, लेफ्ट और राइट दोनों ही 18 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अब बड़ा वाला नंबर किधर है, ये 83 × 42, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ जो सब्सट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये ऐसे साइन लगा देंगे। ऐसे सोचो, उतनी ही चीज़ को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बस एक नंबर बड़ा है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर, एक नंबर छोटा है उसमें से वही चीज़ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बड़े वाले नंबर में से जो सब्सट्रैक्शन किया जाएगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो बड़ा कौन सा है, देखो 83 × 42, ये 83 × 40 से बड़ा है। सी वाला देखो, 145 - 17 × 8 है, यहाँ भी 145 है, -17 × 6 है। सेम नंबर में से दो अलग अलग वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो रहा है 17 × 8, यहाँ पर 17 × 6 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखो कि अगर 5 - 2 करें तो बड़ी वैल्यू आएगी, कि 5 - 3 करें तो बड़ी वैल्यू आएगी। सेम नंबर में से अलग अलग नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 5 - 2 करोगे तो आएगा 3, 5 - 3 करोगे तो आएगा 2। यानी अगर नंबर वही है उसमें से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू बड़ी मिलेगी, वही नंबर में से अगर बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू छोटी मिलेगी। तो इसी 145 से
अगर 17 मल्टीप्लाई बाई 8 जो कि 17 मल्टीप्लाई बाई 6 से बड़ा है, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो बड़ी चीज़ आपने सब्सट्रैक्ट करके निकाल दी ना उसी में से, तो वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट वाला छोटा होगा, राइट वाला ग्रेटर होगा। डी वाला देखो 23 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 से, फिर इसमें से 35 निकाल दे रहे हैं। 23 मल्टीप्लाई हो रहा है 45 माइनस 35 से। इस ब्रैकेट को अगर ओपन करो तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई 35। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला तो सेम है, यहाँ सिर्फ 35 निकल रहा है, यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू निकल जा रही है, तो ज़्यादा चीज़ बाहर हो गई ना, तो वैल्यू कम बचेगी कि नहीं, क्योंकि 23 मल्टीप्लाई बाई 35 ये बड़ी वैल्यू है सिर्फ 35 से, तो राइट साइड ज़्यादा चीज़ सब्सट्रैक्ट हो जा रही है, तो राइट साइड वाला छोटा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाला ये ग्रेटर होगा। ई वाला देखो 16 माइनस 11 है, इसमें 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, -11 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 12। अब ये -11 ये एक टर्म है, प्लस 16 ये दूसरा टर्म है, टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं, यानी 16 इधर ले आओ, प्लस -11 को इधर ले आओ। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 16 माइनस 11, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे लिखा जा सकता है 16 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये जो चीज़ लिखी है यही तो यहाँ पर भी लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। एफ वाला देखो 76 माइनस 53 है, ये 88 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 88 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे चीज़ से, तो 88 तो सेम है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको कंपेयर कर लो। 76 माइनस 53 करोगे, अच्छा यहाँ से बस इतना बता दो क्या वैल्यू आएगी, नहीं 76 माइनस 53 करेंगे तो कोई पॉजिटिव ही नंबर आएगा, सिंपल सी बात है, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं। 53 माइनस 76 करोगे तो क्या होगा, छोटे में से बड़े नंबर को निकाल ले हो तो वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। अब अगर कोई पॉजिटिव नंबर किसी दूसरे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर एक निगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमको निगेटिव मिलेगा। और ये चीज़ आप जानते हो कि हर पॉजिटिव नंबर किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, नंबर कोई सा भी हो, पॉजिटिव नंबर निगेटिव से तो बड़ा ही होगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव आ रहा तो यही बड़ा होगा। जी वाला देखो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 42 प्लस 16 से, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 43 प्लस 15 से। 25 तो सेम है, ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है उसको ज़रा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर 42 है इधर 43 है, एक बढ़ जा रहा है, इधर 16 है इधर 15 है, इधर कम हो जा रहा है। अब अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं, जैसे 3 और 5 ऐड हो रहा है, तो उससे क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। अगर इस 3 को इंक्रीज कर दें, 3 को हम 4 कर दें और इस 5 को एक कम कर दें, इसको 4 बना लें, तो भी हमको 8 मिलेगा। क्या बात समझ में आई कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं उनमें से एक नंबर को कम कर दो तो दूसरे वाले को उतना ही बढ़ा दो तो वैल्यू आपको सेम मिलेगी। 3 को 1 बढ़ाया 4 कर दिया, तो 5 को बस 1 कम कर दो जितना उधर बढ़ा था, तो वैल्यू सेम मिलेगी। इधर 42 से 43 किया, 1 बढ़ा दिया ना, इधर 16 से 15 कर दिया, 1 कम कर दिया, तो बात बराबर रहेगी, तो ये इक्वल हो गया। नहीं तो आप सिंपल ऐसे ही देख लो कि 42 और 16 को ऐड करेंगे तो 58 आएगा, 43 और 15 का ऐड करोगे यहाँ से भी 58 आएगा, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू इक्वल आ रही है। ये मैंने और थोड़ा शॉर्ट तरीका आपको बताया कि इधर एक बढ़ा इधर कम हो गया, एडिशन भी करना नहीं पड़ा, हमने बता दिया कि इक्वल है। बाकी जो ऊपर भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैंने बताया है, अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो सिंपल थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। वैसे कहा है आपसे रीजनिंग से करो तो वो ज़्यादा सही है, अभी आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही है, आगे ये चीज़ काम आएगी। एच वाला देखो 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 28 माइनस 16 से, यहाँ 35 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 माइनस 15 से, तो देखो 28 माइनस 16 आपका होता है 12, 27 15 गया, ये भी आपका 12 आएगा। तो इधर 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, इधर 35 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो 12 तो सेम है लेकिन इधर 36 इधर 35 है, तो इसका मतलब भी लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन। तो जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, जैसे ए वाला दिया है और फिर नीचे आपको 4 एक्सप्रेशन और दिए हैं, तो ए वाला किसके बराबर है ये आपको बताना है विदाउट कंप्यूटेशन, यानी वैल्यू नहीं निकालना, ये सॉल्व करके वैल्यू निकाल दो। यू मे रीराइट द एक्सप्रेशंस यूजिंग द टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट्स। आप एक्सप्रेशन को फिर से लिख सकते हो टर्म्स का यूज़ करके, यानी टर्म्स के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सम ऑफ टर्म्स वाला, जैसा हमने सीखा है उस तरह से आप कर सकते हो, या ब्रैकेट रिमूव करके चेक कर लो, इतना चीज़ें कर सकते हो। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल हो, यानी ए वाले के इक्वल, जरूरी नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो सारा आपको चेक करना है। तो फर्स्ट वाले को अगर हम चेक करें तो यहाँ तो ब्रैकेट लगा नहीं, यानी इसको हम टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। चलिए थोड़ा साफ साफ नीचे लिख के दिखाता हूँ। ये वाला जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा, उसको टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करें तो क्या हो सकता है, 83 हो गया, प्लस दूसरा टर्म बनेगा हमारा -37, तीसरा टर्म बनेगा -12, ये हो गया। अब फर्स्ट वाला हम चेक करते हैं, इसको भी टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया 84 प्लस -38 प्लस -12। टर्म्स कंपेयर करो
वैसे आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे टर्म्स तो अलग अलग दिख रहे हैं, -12 ये तो सेम है, लेकिन इधर 83 84 -37 -38 टर्म्स अलग हैं, तो कैसे इक्वल होगा। लेकिन यहीं पर आपसे गलती हो जाएगी। टर्म्स दिखने में भले ही अलग हों लेकिन वो वैल्यू सेम दे सकते हैं। हमको बस इतना बताना है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ इक्वल आएगी। कौन दिखने में एक जैसा है अलग है उससे मतलब नहीं है, वैल्यू सेम लानी है। इसको ऐसे समझो कि अगर हमसे लिखा है 2 + 3 तो इससे क्या मिलेगी, वैल्यू 5 मिलेगी। अगर हमको लिखा है 4 + 1 तो इससे भी हमको वैल्यू 5 मिलेगी। अब ये दोनों लिखा तो अलग है, इधर 2 है, इधर 3, इधर 4 और 1 है, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आ रही है 5। तो अब यहाँ पर हम कैसे कंपेयर करें। एक तरीका तो ये है कि देखो -12 तो सेम है, उसको भूल जाओ। 83 और -37 को ऐड कर लो तो 83 - 37 ये आपका होता है 46, और 84 - 38 कर लो ये भी 46 आएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 46 - 12, और यहाँ भी 46 - 12, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, लेकिन हमको कंप्यूटेशन नहीं करना, बस ये आप चीज़ रफ में कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेनली आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो जुगाड़ वाला तरीका मैंने बता दिया। अब इसको आप ऐसे सोचो कि ए वाला जो एक्सप्रेशन है उसी से हमने फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको बनाया है। तो क्या किया होगा, हमने 83 से 84 बनाया, इसका मतलब एक इंक्रीज कर दिया, 1 बढ़ा दिया। -37 से -38 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पहले ये बताओ। देखो सिंपल 37 से 38 हो रहा है तो एक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों निगेटिव हैं। तो -37 से -38 और इसका मतलब एक कम हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। तो एक टर्म को एक बढ़ा दिया, दूसरे टर्म को एक कम कर दिया, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इक्वल आएगा। इस तरह से आपको देखना है। ये है बिना कंप्यूटेशन करे वैल्यू निकालना। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 84 - 37, उधर +12 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -12 हो जाएगा। बिल्कुल वही लिखा है, नहीं सॉरी, ये देखो 83 84 है, -37 -12 ये तो सेम है, लेकिन इधर 83 84 है, इसका मतलब ये सेम नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं होगा ए वाले के, क्योंकि एक टर्म तो इंक्रीज हुआ है, 83 से 84 हुआ है, बाकी दो टर्म वैसे के वैसे ही है। तो ओवरऑल 1 इंक्रीज हुआ है कि नहीं। सेकंड वाला एक्सप्रेशन ए वाले एक्सप्रेशन से एक ज़्यादा है, इसकी वैल्यू एक ज़्यादा आएगी। थर्ड वाला देख लो, 83 -38 और -13, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो इसको टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर इधर भी 83 इधर भी 83, ऐसे समझो ए वाले एक्सप्रेशन को थर्ड वाले एक्सप्रेशन में हम बदल रहे हैं। तो क्या चेंज किया हमने, 83 को तो 83 रखा, -37 से -38 हुआ, एक कम हुआ ना। निगेटिव में उल्टा सोचना है, 37 38 तो बढ़ गया नहीं, -37 से -38 हो रहा तो एक कम हो गया। इधर -12 से -13 हो गया, नंबर बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पर भी घट गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर 2 कम हो रहा है, इधर से 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इधर से 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है हमारे ये इक्वल नहीं है, तो ये वाला इक्वल नहीं आया। फोर्थ वाला देख लो, -37 एक टर्म हो गया, 83 दूसरा टर्म हो गया, -12 तीसरा टर्म हो गया। 83 यहाँ पर 83, यहाँ -37, यहाँ -37, यहाँ दोनों ही जगह -12 है, बिल्कुल सेम है सारे टर्म, तो 4 वाला इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर प्रॉपर कैसे लिख के दिखाओगे थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ए वाले को टर्म्स के फॉर्म में आप ब्रेक कर लेना, इसी तरह फर्स्ट वाले को आप ब्रेक कर लेना। तो ये 84 वाला टर्म है वो 83 से एक ज़्यादा है, लेकिन -38 वाला -37 से एक कम है, तो इधर एक बढ़ रहा है इधर कम हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड वाला हमने ऐसे ब्रेक किया था, इसको भी टर्म्स के फॉर्म में लिख लो। तो सेकंड वाले के टर्म ए वाले से कंपेयर करो तो 2 टर्म तो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है, तो वैल्यू अलग आ जाएगी। फिर थर्ड वाले में हमने क्या देखा था कि 83 वाला टर्म तो सेम है, लेकिन यहाँ -37 से -38 हो रहा है, एक कम हो रहा है, इधर -12 से -13 हो रहा है, यहाँ भी एक कम हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू 2 कम हो जाएगी, तो ये डिफरेंट आ जाएगा। फिर फोर्थ वाले में सारे वही टर्म्स हैं जो कि ए वाले के अंदर हैं, तो वैल्यू सेम आएगी। तो आप नीचे या साइड में लिख देना फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्वल टू ए, तो ये ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला देख लो, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट वाले को भी इसी तरह से टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब देखो 76 यहाँ 76 यहाँ, लेकिन बाकी दो जो टर्म है वो डिफरेंट है। यहाँ 37 मल्टीप्लाई हो रहा है 44 से, यहाँ 93 मल्टीप्लाई हो रहा है 44 से, तो यहाँ पर हमारी बड़ी वैल्यू आएगी। इधर जो ऐड हो रहा है वो छोटा नंबर है 37, इधर बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी कवर अप नहीं कर पाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये ऊपर वाले से काफ़ी बड़ा होगा। 44 37 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 93 से मल्टीप्लाई हो रहा है, काफ़ी फ़र्क है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फर्स्ट वाला बी के इक्वल नहीं होगा। सेकंड वाले को इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ देखो 93 और 93 ये तो इक्वल है, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है और ये वाला ये इक्वल नहीं है, क्योंकि 37 44 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 37 76 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 76 ऐड हो रहा है, इधर 44 ऐड हो रहा है। लेकिन ये नीचे वाला जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू ये ऊपर वाला जो है,
उतना डिफरेंस एडिशन में नहीं आएगा। यहाँ 76 ऐड हो रहा है, यहाँ 44 ऐड हो रहा है, तो ज़्यादा गैप नहीं है। 76 माइनस 44 करोगे तो आएगा 32, सिर्फ 32 का गैप है। लेकिन यहाँ पर 44 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 76 से मल्टीप्लाई हो रहा है, काफ़ी बड़ी वैल्यू का फर्क आ जाएगा, यानी सेकंड वाला बी के इक्वल नहीं होगा। रीजनिंग हमारी ये कहती है। अब थर्ड वाला देखो, इसमें सारे वही नंबर्स हैं जो कि बी के अंदर हैं, 93, 37, 44, 76, साइन भी वही लगा है, इधर प्लस का, बीच में मल्टीप्लाई का, इधर प्लस का, लेकिन ब्रैकेट का फ़र्क है। बी वाले में ब्रैकेट नहीं था तो 37 और 44 ये पूरे एक टर्म बन रहे थे, यानी ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 93 और 76 ऐड होगा। यहाँ ब्रैकेट की वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक साथ सॉल्व होगा, यानी 37 और 44 को पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है। तो ये दोनों ऐड होगा और ये दोनों आपस में ऐड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जो चीज़ लिखी है वो सेम नहीं है, इसके ब्रैकेट की वजह से हमको ऑपरेशंस का जो ऑर्डर है वो चेंज करना पड़ रहा है। हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले एडिशन करेंगे, तो वैल्यू हमको डिफरेंट मिलेगी। तो फर्स्ट वाले से भी इक्वल नहीं आएगा, सेकंड से भी नहीं आएगा, थर्ड से भी नहीं आएगा। अब फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला तो एज इट इज आप लिख देना, 37 मल्टीप्लाई बाय 44 ये एक टर्म हो जाएगा, 93 दूसरा, 76 तीसरा टर्म। 93 यहाँ पर है, 93 यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 76 यहाँ, 76 यहाँ। टर्म्स इधर उधर हुए हैं, बाकी टर्म्स आपके सेम है। तो हम देख चुके हैं कि इधर उधर करने से वैल्यू नहीं बदलती। इसका मतलब ये फोर्थ वाला इक्वल आएगा, तो यहाँ आप लिख देना फोर्थ इज इक्वल टू बी। तो बी वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू। एक नंबर आपको चूज करना है, फिर 10 अलग अलग एक्सप्रेशंस आप बनाओ जिसकी वैल्यू वही नंबर आए जो आपने चूज किया है। लेट अस चूज नंबर, कौन सा नंबर चूज करें, चलो 24 चूज कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस क्या क्या लिख सकते हैं, 20 + 4 करोगे तो भी 24 आएगा, 48 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 24 आएगा, 6 4 ज़ा 24 होता है, 30 - 6 करेंगे तो भी 24, 3 8 ज़ा 24 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 24 आएगा। इसको चलो थोड़ा दूसरी तरह से लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 2, तो 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 आ जाएगा। 3 8 ज़ा 24 होता है तो 3 लिख दिया। अब अंदर 8 कैसे बनाएंगे, इसको हम 10 - 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आएगा 12, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो यहाँ से भी 12 आएगा, तो 12 और 12 24 हो गया। 5 + 1 करेंगे तो आएगा 6 और 6 4 ज़ा 24 होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 100 में से 76 सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी 24 आएगा। ठीक है, तो ये 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन लिख दिए हमने, इन सब से वैल्यू हमारी वही आएगी जो नंबर चूज किया, यानी 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था, यानी हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।